तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर। देखो चैप्टर नंबर 2 जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें पता है जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। काफी चीजें हमें इसके बारे में पहले से ही पता है। और अब ये चैप्टर जो आता है वो पूरे एटम के स्ट्रक्चर के बेस है। तो आपको पता है सबसे पहले जो एटम की जो थ्योरी दी थी एटम के बारे में वो दी थी डाल्टन ने। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को लेके काफी सारे रिसर्च है, जिसमें थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा फेमस था। फिर उसमें कुछ मॉडिफाई हुए, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद रदरफोर्ड का आया। रदरफोर्ड के बाद बहुत जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया और कुछ नया मॉडल निकाला। तो इसी तरह से लेकर के आज का जो मॉडर्न मॉडल है, जो मॉडर्न थ्योरी पे बेस्ड है, वो बिल्कुल अलग है। चैप्टर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की अगर बात करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो मैक्सिमम है इसकी, क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है। काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं हर टाइप की कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा। इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। जिस तरह का एग्जाम होगा उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉट ओनली फॉर 11, आप सोचें कि क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर क्लास 11, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ओके, तो कैन वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके, द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एटम? ये जो एटम वर्ड है ये आया कहाँ से है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड एटम इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिविजुअल। जो एटम ये वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, एंड जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिससे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कवरी we found that atom is made up of three types of subatomic particles. These are called subatomic particles. It's made up of three types of subatomic particles. Wait, please. Okay, it's made up of three types of subatomic particles: electron, proton, and neutron. तो तीन टाइप के सबएटॉमिक पार्टिकल से बनता है। एक तरह से एटम को पहले से ही माना जाता था इंडिविजिबल है। ये जो थ्योरी दी थी ये डाल्टन ने दी थी। हेलो, ये जो थ्योरी है ये डाल्टन ने दी थी। बट आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च ये पाया गया कि एटम जो है वो तीन पार्टिकल से बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इनकी बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, इनकी रिसर्च किसने की। ये स्टार्टिंग में देने का मेरा पर्पज केवल एक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के एग्जाम से आपके पास इस टेबल पे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस टेबल में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तीन टाइप के: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टीन ने की, एन एस गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी होता है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का नेगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज का नेचर है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का नेगेटिव चार्ज होता है।
प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसे न्यूट्रल कहा जाता है। अब मास की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्स सेम है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे थर्ड डिजिट पे डिफरेंस देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा ज्यादा भारी है प्रोटॉन से, लिटिल बिट, कोई फर्क उससे ज्यादा नहीं पड़ता, अप्रोक्स सेम है। 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो हमने मास पढ़ लिया, हमने चार्ज पढ़ लिया, और हमने डिस्कवरी भी देखी। इसके बारे में जो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एक कोर्स चली हुई है, वो सबने याद होगी, ये वाली इस पर नाच। लेकिन ये जो कॉर्स है, इसमें ये था कि जो इलेक्ट्रॉन की कॉज है, इलेक्ट्रॉन वो थॉमसन ने, पर जो था ये प्रोटॉन की डिस्कवरी को दिखाता है कि वो रदरफोर्ड ने की। और न्यूट्रॉन की खोज को चैडविक ने किया। ये ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो रदरफोर्ड है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, स्टूडेंट ध्यान देना, वो की थी गोल्डस्टीन, नॉट बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नेम दिया है, नोमेनक्लेचर दिया है उसका। ओके, लेकिन डिस्कवरी जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी। तो जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की, प्रोटॉन की। नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने केवल डिस्कवरी देके इसको पॉजिटिव पार्टिकल बताया था बस। ओके, ये कंफ्यूजन दूर कर ले। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। हमें अभी पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की है, यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब बता देता हूँ क्या होती है। डिस्चार्ज ट्यूब इज ए ग्लास ट्यूब, ओके, विच कैन एक्सटेंड विद हाई टेम्परेचर आल्सो। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी उसका कुछ नहीं होता है, कास्टेबल नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, छोटी सी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास इज टेकन विद 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जो ये ब्लू कलर की है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इधर और एक इधर। अब हमें पता है कभी भी जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो उसमें से एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के, और नेगेटिव होता है जो कैथोड जो होता है नेगेटिव, वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। तो एक कैथोड हो गया और एक हो गया एनोड। इसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पावर सोर्स से जोड़ दिया। वो जनरेटर हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, कोई और पावर सोर्स। तो उससे उन्होंने कनेक्ट कर दिया। वैक्यूम पंप से इसके अंदर सारी जो वैक्यूम थी वो बहुत लो प्रेशर पे कर दिया, तो उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया। ओके, एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द गैस फिल्ड इन। अब इन्होंने क्या करा, बहुत कम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट इसके थ्रू फ्लो करा दिया, जो इसके अंदर हवा भरी। A stream of particle moving in the tube from cathode to anode। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल की स्ट्रीम कैथोड से एनोड की ओर जाती है। ओके, ये इसके अंदर होने लगा, कब हुआ, जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का
जो कलर था वो इसके अंदर फ्लो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दीस रेज वर कॉल्ड कैथोड रे। इनके रेज को, जो रेज निकल रही थी, इनको कैथोड रे कहा गया। आप बता सकते हो इनको कैथोड ही क्यों कहा गया? बताइए, इनको कैथोड रेज क्यों कहा गया होगा? नहीं, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड से स्टार्ट हुई है और एनोड की तरफ जा रही है, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड कैथोड रेज। अब इन्होंने इनका पता कैसे लगाया? When a purported anode was taken, the cathode ray struck the other end of the glass tube at fluorescent coating, and bright spot on the coating was developed. अब देखिए, जो कैथोड रे थी वैसे तो ग्रीनिश थी, दिख जाती हैं, लेकिन कैसे पता लगेगा कि ट्यूब के अंदर कोई गैस चल रही है, कोई पार्टिकल चल रहा है? तो देखो यहाँ पे पिक्चर से ज्यादा नहीं पता लगेगा, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया था, जैसे इधर तो कैथोड थी जिससे ये पार्टिकल्स आ रहे थे, मतलब रेज आ रही थी। ओके फ्रेंड, और इधर एक की बार इन्होंने क्या करा, ऐसा एनोड लगाया जिसमें होल्स थे। अब क्या होगा, कुछ रेज होंगी यहाँ से पार हो जाएंगी, और पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है, पीछे इन्होंने क्या करा, ट्यूब के जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी यहाँ पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड एक केमिकल होता है जिससे, तो जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ से टकराए, यहाँ पे टकराते इनसे स्पार्क बनने लगे। ठीक है, ऐसा लगा कोई बल्ब जल रहा। इससे पता लगा कि ये कैथोड रे सीधी चल रही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए 1 मिनट का गैप लेते हैं, फिर आते हैं। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट मिले वो देखते हैं। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो थी वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। यहीं से पता लगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कैथोड रे themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of fluorescent और photophosphorant material। कैथोड रे खुद से तो विजिबल नहीं थी, लेकिन इनकी होने का बिहेवियर कि ये है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता था फ्लोरोसेंट मटेरियल से। फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा होता है जिसपे ये रेज जब गिरती हैं तो वो चमक उठता है। नाउ, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्टेट। जब ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, ना ही मैग्नेटिक फील्ड हो, ना तो किसी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जरा सा भी, और ना ही किसी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, तब जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, ये हो गए इस एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी। कुछ और देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू दैट शोन बाय द इलेक्ट्रॉन। इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा था, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव की ओर जाते हैं। इसी तरह से ये भी कैथोड रेज जो थी वो भी क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है, इनको पास किया जाता है, तो ये पॉजिटिव की ओर बैठ जाती है, इसकी ओर पॉजिटिव की ओर जाती तो एनोड की ओर है, लेकिन अगर पॉजिटिव है बीच में तो पॉजिटिव की ओर मुड़ जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे एक और बात है, जो कैथोड रे का
कैरेक्टरिस्टिक थी, ना तो ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करती कि जो कैथोड है वो किस चीज से बना है, ना ही इस चीज पे डिपेंड करती कि जो ट्यूब है उसके अंदर किस टाइप की गैस है, गैस भारी है, हल्की है, या नॉर्मल गैस है, या किसी और टाइप की गैस है, उस पर भी डिपेंड नहीं करती। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की, वो ना तो मटेरियल पे डिपेंड करती कैथोड एनोड के, और ना ही गैस पे डिपेंड करती। कैथोड रे possess kinetic energy as they rotate the wheel placed in the path of light। जो कैथोड रेज है वो काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें, इसलिए अगर उनके बीच में कोई आप व्हील रख दो तो वो उसको घुमा देंगे। और एक और है, ये पार्टिकल से बनी होती है, इसका पता ऐसे लगता है कि अगर इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखो तो ये उसकी शेडो बनाती है, जिससे पता लगता है कि ये पार्टिकल से है। उस पार्टिकल को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर? तो चलते हैं आगे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, और उसके अपॉन में मास, इसका रेशियो। इन 1897 J.J. Thomson measured the ratio of charge to mass of electron by using cathode tube and applying electrical and magnetic fields perpendicular to each other as well as the path of the electron। अब चार्ज और मास का रेशियो निकालने के लिए J.J. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने कैथोड रे, ठीक है, जो एक कैथोड ट्यूब थी उसको लिया और फिर उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को लगाया। एक प्लेन में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, किसके परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता है। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम था, इसमें क्या हुआ, ऊपर और नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर और नीचे ये दो प्लेट तो हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की, और ये जो आप ब्राउन वाली चिप देख रहे हो दोनों साइड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बीच में से सीधे। तो ट्यूब के एक साइड तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर नीचे, एंड लेफ्ट साइड में आप कह सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सीधे जा रहे हैं। उस टाइप से अरेंज किया। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिले। द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, greater the magnitude of charge, greater is the deflection in the electrical and magnetic field। जितना ज्यादा चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है। यानी जितना ज्यादा चार्ज था उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन, अब जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन भी उतनी ज्यादा। अब एक इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, आपने ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा ये तो उतना ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ, जितना कम होगा कम खींचेगा, और नहीं होगा तो सीधा जाएगा। द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये इस तरह से है, लाइक आप ना क्रिकेट खेल रहे हो, और क्रिकेट में आपने क्या करा, बॉल ली हुई है, और बॉल ली हुई है पिंग पोंग बॉल, यानी टेबल टेनिस वाली, और आप एक खुले स्टेडियम में जिसमें हवा चल रही है, और आप इसको सीधा फेंकना चाहते हैं बैट्समैन के पास, क्या होगा, ये इधर उधर भाग जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम लेदर बॉल लें तो एकदम सीधे जा सकती है, या फिर जिस दिशा में भी आप फेंकेंगे उसमें जा सकती है, इधर उधर नहीं भागेगी। तो मास जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना मास ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, यानी पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा सीधा जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड,
अब अगर क्या हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटा दिया जाए, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहे हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओ या जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओ उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे आप इसमें से कुछ भी चेंज करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ये तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें हुई थी। अब इन्होंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया कंडीशन। देन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एट द पॉइंट सी। जब केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो पॉइंट सी में रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ जाके या आप थोड़ा सा इधर मानो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यहाँ जाके स्ट्राइक हो गया। देन ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एट ए। जब केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हुआ तो ये ऊपर पॉजिटिव की ओर गया और ए पे जाके टकरा गया। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को बैलेंस किया, मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाया घटाया और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था उसको भी बढ़ाया और घटाया, बैलेंस कर दिया। तो बाय बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड to put the path of the electron as straight line, then electron strike at B। जब इन्होंने दोनों को बैलेंस किया तब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे बी पे जाके टकराया। और यही तो वो चाहते थे कि कितना चार्ज और कितना मास और उसका रेशो निकालना। तो इन्होंने देखा कि जो चार्ज और मास का रेशो आता है वो आता है ये 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स, कूलाम अपॉन किलोग्राम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द चार्ज बाय मास रेशो। तो 1.75, 8 तक आप याद रख लें या 9 याद रख लें, 1.759 इंटू 10⁻11, दैट्स इनफ। इतना आपके लिए काफी रहेगा। ओके, ठीक है फ्रेंड। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर हो सबको? बताइए यहाँ तक क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैंने बता दिया। इसका चार्ज जो था वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम था, नेगेटिव चार्ज। तो अब इसके जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं करा, नहीं आता कभी। ठीक है, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, जो मास था वो है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपसे एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। मास है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ओके फ्रेंड, यहाँ तक चीजें क्लियर? यस सर। ओके, दैट्स गुड। चलिए कुछ क्वेश्चन सब पूछते हैं आपसे। देखिए आज क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो आप चाहे लिख लेना, आप मुझे इन्हें सॉल्व करके भेज देना या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट,
Okay, these are the 5 questions. First is who discovered the electron in the experiment. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की और वो जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम बताओ. Write the mass of proton, proton का मास. What is the charge and mass of electron? चार्ज अलग बताना है, मास अलग बताना है इलेक्ट्रॉन का. Who discovered the neutron? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? Write any 3 properties और characteristics of कैथोड रेज. कैथोड रेज की 3 प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक की बात है. तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं. ठीक है स्टूडेंट. ओके डन. डन यस और नो. ओके स्टूडेंट. तो दिस वाज फॉर टुडे ओनली. तो आज के लिए इतना ही काफी है. बाकी हम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल. ठीक है. तो आज हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है. तो कल आगे चलेंगे इसी तरह से और बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे.